विश्वविद्यालय का एक प्रतिष्ठित कॉलेज, खूबसूरत आकर्षक कैंपस, बीते 50 वर्षों की न जाने कितनी सुनहरी मीठी यादें अपने अंदर संजो कर बैठा है। मैत्री कॉलेज के लिए यह वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वर्ष हमारे इस कॉलेज का स्वर्ण जयंती वर्ष है। स्थापना वर्ष से लेकर अब तक इस कॉलेज ने 50 वर्षों का खूबसूरत सफर तय किया है। इन 50 वर्षों में विद्यार्थियों, शिक्षक, शिक्षिकाओं, प्रशासनिक अधिकारियों ने एक साथ मिलकर महत्वपूर्ण उपलब्धियों और सफलताओं का रचा है गौरवपूर्ण इतिहास, यादगार लम्हे, जिन्हें शेयर करते हुए हमें हो रहा है हर्ष और गौरव का एहसास। We at Maitri firmly believe that women empowerment can be achieved only by imparting quality education to them. The role of an institution is to provide an environment that is based on strong academic principles that facilitates the collaborative and creative learning for all the students. And we at Maitri for the last 50 years have been striving hard to achieve this mission. And it has been possible all because of our committed teachers, very supportive administrative and technical staff, and above all, our gifted students. हर वर्ग और जाति, भिन्न भिन्न प्रांतों और यहाँ तक कि विदेशों से भी छात्राएं मैत्री कॉलेज में एडमिशन लेती हैं। हमारा उद्देश्य छात्राओं को ह्यूमैनिटीज, साइंस या कॉमर्स कोर्सेज में अंडर ग्रेजुएट लेवल की केवल डिग्रीज दिलवाने तक सीमित नहीं, बल्कि उनके सशक्त व्यक्तित्व का निर्माण एवं समाज व राष्ट्र में सशक्त भूमिका निभाने के लिए उन्हें प्रेरित करना है। और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि मैत्री समुदाय ने मैत्री नाम के गौरव को वर्तमान तक कायम रखा हुआ है। मैत्री वैदिक काल की प्रसिद्ध विदुषी और ऋषि याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। अपने जीवन में मैत्री ने सांसारिक संपत्ति की तुलना में ज्ञान के चयन को प्राथमिकता दी थी। वो ब्रह्मवादिनी थी। मैत्री समुदाय ब्रह्मवादिनी मैत्री के जीवन आदर्श को सर्वोपरि मानकर उसके साथ प्रतिबद्ध है। विद्यार्थियों में ज्ञान की लौ प्रज्वलित करना हमारा उद्देश्य है। मेरे सारे शिक्षकों ने मुझे मेरे क्षेत्र में बहुत प्रेरित किया है। मैत्री कॉलेज की बात ही निराली है। मुझे गर्व है कि मैं इस विशाल पेड़ की एक पत्ती हूँ और मुझे ये भी पूर्ण विश्वास है कि यहाँ से पढ़ी हर छात्रा मैत्री कॉलेज की उपलब्धियों का एक अध्याय बनेगी और स्वयं को मैत्री के रूप में स्थापित करेगी। बीते 50 वर्षों में कॉलेज ने अद्भुत सफलता प्राप्त की है। मैत्री कॉलेज से शिक्षा पाकर हमारी पूर्व छात्राएं एजुकेशन, म्यूजिक, डांस, स्पोर्ट्स, टीवी चैनल्स, बॉलीवुड, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, यहाँ तक कि विदेशों में भी विभिन्न सम्मानजनक पदों पर नियुक्त हैं। हमें गर्व है छात्राओं की महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। इन्हीं के फलस्वरूप मैत्री कॉलेज आज राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास और सफलता की नई नई ऊंचाइयां छू रहा है। I want to thank Maitri College for giving me the distinguished alumni award. I feel so honored to have received this award, and it means so much to me. Maitri College gave me both the foundation and the momentum to build my career. At present, I live near San Francisco, California, and I'm the president and CEO of a healthcare company. I'm proud to say that because of my company, more than 100 people back in India have good quality and reliable jobs. For those of you presently studying at Maitri College, I urge you to embrace your good fortune. 50 वर्ष पूर्व मैत्री कॉलेज की स्थापना 1967 में दिल्ली प्रशासन द्वारा नेताजी नगर में स्थित सरकारी स्कूल की इस बिल्डिंग में हुई थी। परंतु कॉलेज की यात्रा का प्रारंभ ही चुनौती भरा था। During the holidays, just before the college started, university reopened, I got a call from the director of education then, Dr. Bhatt, that Mrs. Nair, you please go and start the government college for women at Netaji Nagar and vacate the school building. We vacated the building. Then next day we started
meeting there, myself, one clerk from the Delhi administration, and about 250 students who were directly admitted by the Delhi administration. And then after 1 or 2 days, then slowly, one by one, the other teachers started coming. And by the end of the month, the principal was appointed to Dr. Sundar Nilukra from Lady Shri Ram College, Maths Department. She came, and then we all, started, the department, dividing the departments and the labs and all that. That is how the college started. प्रारंभ में कॉलेज इमारत का केवल एक ढांचा ही था। उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का पूरी तरह अभाव था, लेकिन कॉलेज में नियुक्त प्राध्यापिकाओं व प्रशासन अधिकारियों ने इस स्थिति को भी एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। मेरा ज़ूलॉजी सब्जेक्ट था, जो कमरा ज़ूलॉजी लैब के से जाना जाता था, वहाँ तो सिर्फ दीवारें थी, कुछ नहीं था कमरे के अंदर, कोई इक्विपमेंट नहीं, कोई मेडिकल नहीं, कोई फर्नीचर नहीं, कोई दूसरा ये अक्टूबर से मैंने ज्वाइन किया। फैब्रिक पूरा फर्नीचर बन चुका था, शायद मैं अकेली टीचर थी जिन्होंने वॉकिंग का भी सारा डिजाइन किया था। नए कॉलेज के बावजूद हमने यूनिवर्सिटी के टॉप पोजीशंस एक्वायर किए, जबकि बच्चे लोअर ग्रेड के आते थे। स्थापना वर्ष के अंत यानी 1968 में दिल्ली विश्वविद्यालय के जब परिणाम घोषित हुए, मैत्रेयी कॉलेज की छात्रा कुमारी इंद्रजीत कौर ने बीएससी लाइफ साइंसेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेकंड पोजीशन सिक्योर की और कॉलेज का नाम प्रारंभ में ही दिल्ली विश्वविद्यालय के कई नामवर कॉलेजों की सूची में शामिल हो गया और फिर कॉलेज पूरे उत्साह के साथ वर्ष दर वर्ष सफलता की सीढ़ियां चढ़ता गया। दिल्ली कॉलेज फॉर विमेन की जगह मैत्रेयी नाम पाकर मैत्रेयी समुदाय ने स्वयं को गौरवान्वित महसूस किया। We were given 3 names, Maitreyi, Gargi, and Kamlani, to choose from. Choice was ours. So we selected the name Maitreyi. 1969 में सेकंड प्रिंसिपल डॉक्टर सरस्वती राव ने कॉलेज की बागडोर संभाली। डॉक्टर सरस्वती राव आई और उन्होंने कॉलेज को बहुत अच्छे तरह से संभाला। इकोनॉमिक्स की टीम बहुत अच्छी कॉलेज में उन्होंने बहुत से सुधार लाए। अगली प्रिंसिपल डॉक्टर सीता श्रीवास्तव का परिप्रेक्ष्य बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी था। उनके व्यक्तित्व पर बीएचयू के साहित्यिक सांस्कृतिक परिवेश की गहरी छाप थी। परिणाम स्वरूप शिक्षा के साथ साथ छात्राओं के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से भिन्न भिन्न विषयों से संबंधित सेमिनार्स, कवि सम्मेलन, लेखकों, नेताओं एवं अभिनेताओं से मुलाकातें आयोजित होने लगी। अकादमिक स्तर पर कॉलेज और अधिक मजबूत हुआ एवं शिक्षा से संबंधित कई गतिविधियों का भी समय समय पर आयोजन होने लगा। Our first major activity was a symposium in history of Hindu mathematics. This was an all India event under the COSIP program of the UGC. About 40 participants from all over the country attended it, and a special feature of this was that we invited a German mathematician to inaugurate it, and also our teachers in our own department gave lectures, each one of them, covering the entire spectrum of the development of Hindu mathematics. Another major activity in the college was the organization of mathematical Olympiads. In 1986, it was for the first time that the National Board for Higher Mathematics, Government of India, organized mathematical Olympiads in the whole country on an all-India basis, with a view to selecting a team for the International Mathematical Olympiad. We organized many training programs for the students. I'm happy to report that co-sponsored by मैत्रेयी College, the National Board for Higher Mathematics, Government of India, organized a week-long problem coordinators camp, and I was coordinating the same. Talking of the
started participating in the International Mathematical Olympiads in 1989 and फोन कर दिया मैंने कॉल, वो कह रही है कि जैसे ही वो लड़का ट्यूशन रखता है तो मैं ज्वाइन करती हूँ, कभी बस ये रखने वाला है। मैंने उनको बता दिया मैम, हरितमा मैम का मैसेज आया है कि वो 3:30 पे शुरू कर देंगी। हाँ ज्वाइन कर लिया मैंने, बोला है। तो अब मैडम जैसे ही ज्वाइन करती हूँ लेकिन आप कह सकते हैं मैडम 5 मिनट। सुरेंद्र मैम को भी कहा कि आप जुड़ लेंगे, ठीक है। सांस्कृतिक परिवेश की परिणाम स्वरूप शिक्षा के साथ साथ छात्राओं के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य से निम्नलिखित विषयों से संबंधित सेमिनार्स, कवि सम्मेलन, लेखकों, नेताओं एवं अभिनेताओं से मुलाकातें आयोजित होने लगी। अकादमिक स्तर पर कॉलेज और अधिक मजबूत हुआ एवं शिक्षा से संबंधित कई गतिविधियों का भी समय समय पर आयोजन होने लगा। Our first major activity was a symposium in history of Hindu mathematics. This was an all India event under the COSIP program of the UGC. About 40 participants from all over the country attended it, and a special feature of this was that we invited a German mathematician to inaugurate it, and also the teachers in our own department gave lectures, each one of them covering the entire spectrum of the development of Hindu mathematics. Another major activity in the college was the organization of mathematical Olympiads. In 1986, it was for the first time that the National Board for Higher Mathematics, Government of India, organized mathematical Olympiads in the whole country on an all-India basis, with a view to selecting a team for the International Mathematical Olympiad. We organized many training programs for the students. I'm happy to report that co-sponsored by Maitreyi College, the National Board for Higher Mathematics, Government of India, organized a week-long problem coordinators camp, and I was coordinating the same. Talking of the International Mathematical Olympiad, India started participating in the International Mathematical Olympiads in 1989, and the country had the proud privilege of hosting the International Mathematical Olympiad in 1996. This was held in Bombay, and I was appointed the secretary of the National Organizing Committee. I was also appointed as a problem coordinator. संगीत, नृत्य, खेल, NCC, NSS के प्रशिक्षण से छात्राओं का व्यक्तित्व संवरने लगा और फिर ज्ञान रूपी मैत्रेयी के जीवन आदर्श को सन्मुख रख विशेष रूप से मैत्रेयी की रचना हुई, जो शिक्षा के तत्व केंद्र की मैत्रेयी समुदाय के सम्मान का सूचक है। स्कूल की इनकी रचना में प्राध्यापिका डॉक्टर शशि वशिष्ठ के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी लेख मिस्टर महेश अग्रवाल का रचनात्मक सहयोग भी सराहनीय है। डॉक्टर श्रीवास्तव चाहती थी कि हमारा भी कॉलेज का एक ऐसा गीत बने जिससे हमारे कॉलेज की पहचान बने, क्योंकि कॉलेज का नाम मैत्रेयी था। तो जाहिर है कि हम एक सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि थी मैत्रेयी के साथ जो कॉलेज से जुड़ी थी उसको ध्यान में रखकर जब ये प्रस्ताव आया तब एक गीत सामने आया, मैत्रेयी आदर्श हमारा आओ नमन करें। I had the good fortune of singing it. It went like this. मैत्रेयी आदर्श हमारा आओ नमन करें। मैत्रेयी आदर्श हमारा आओ नमन करें। वेदों के उद्घोष यहाँ गूंज है इस प्रांगण में, ज्ञान और विज्ञान का चिंतन
सदैव उनका आभारी रहेगा। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कॉलेज की वर्तमान बिल्डिंग के हर एक विंग का विशेष रुचि लेकर निर्माण करवाया। इन्हीं बीते पलों और मीठी यादों को एक खूबसूरत अंदाज में सहेज कर बैठा है मैत्रेयी कॉलेज का ये आकर्षक परिसर। 1989 से प्रिंसिपल श्रीमती स्वदेश भल्ला की सकारात्मक सूझबूझ से कॉलेज बहुपक्षीय विकास की ओर अग्रसर। हेलो, नहीं मैम, अभी चल रहा है, अभी डॉक्यूमेंट्री चल रही है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ, वो वीडियो कर ले मैम। हाँ ठीक है, मैं देख लेती हूँ। सुमन मैम, मैंने भेज दिया फोटो, देखो रेड ऑप्शन जो आ रहे हैं, आप उनको उसमें से एक बंद कर लें। मैंने आपको फोटो क्लिक करके भेजा है सुमन मैम व्हाट्सएप पर। ऐसे कर्सर से नीचे 2 बटन आएंगे, एक माइक का, एक फोन बना हुआ और एक वीडियो का। तो आप उसमें से वीडियो को ऑफ कर दें। As teachers are concerned, their achievements also are a lot. 5 teachers of the college, but given positions of principals in other different colleges of University of Delhi, Savita Datta, then Meena Ramachandran, Janakbhai Pandit, Bharti Sarkar, Venglata, Dr. Shashi Kumar became the Vice Chancellor. Amarjit Kaur from the Physics Department. She was awarded the Young Scientist Award by the Government of India. Dr. Shashi Tiwari, Chairman of WAVES, an international forum which was created by Dr. Mala Kapoor, has done good work for old age people. Years has passed away, a long time has gone. We are one of the good institutions of University of Delhi. The surroundings and the infrastructures here have always played a major role in everybody's life. अनीता यानी मैंने ज्वाइन कर दिया, प्रमोद सर एक बार बंद करें क्योंकि मैम का भी मैसेज आ रहा है। शुरू करें। जी मैम, आ गई है मैम, अभी आई है। ठीक है, हाँ ज्वाइन, जी मैम, ठीक है मैम, मैं अभी प्रमोद सर को मैसेज कर देते हैं, वो बंद कर देते हैं। मैम अपना वीडियो तो ऑन करो, करते हैं अभी। प्रमोद सर, हाँ जी सर, शुरू कर दूं सर? ठीक है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि सर नहीं, एक बार ना आप और बीच में फिर से कर दीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री के बीच में भी ना लोग दूसरे लोग प्रेजेंटेशन दे रहे थे, इसलिए डॉक्यूमेंट्री सर वो मैडम को जाना है सर, डॉक्टर हरितमा मैम को कोई प्रोग्राम है, जाना है उनको, तो इसलिए प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। प्रोग्राम शुरू करो, लेकिन निर्देश दे दो कि कोई दोबारा प्रेजेंट ना करे ना। ठीक है, डाल दे सर, हाँ डाल दो। मैत्रेयी कॉलेज के माननीय प्राचार्य डॉक्टर हरितमा चोपड़ा मैम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इसके साथ साथ आज की मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर यामिनी गौतम मैम भी दुबई से सीधे इस वेब मंच पर हमारे साथ हैं, और आमंत्रित भूतपूर्व छात्रा कुमारी कीर्ति देवी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इसके साथ साथ हिंदी विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर सुरेंद्र कौर मल्होत्रा मैम भी हमारे साथ हैं। हिंदी विभाग की अध्यापिकाओं के साथ साथ मैत्रेयी परिवार के अन्य अध्यापिकाएं और अन्य संस्थानों के प्राध्यापक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं हिंदी विभाग की ओर से
मैत्रेयी परिवार की ओर से आप सबका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हमारा सौभाग्य है कि हमें कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर हरितमा मैम का समर्थन, सहयोग और समय हमेशा मिलता है। इस कार्यक्रम के लिए भी उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दे दी। बड़े हर्ष की बात है कि डॉक्टर यामिनी गौतम मैम भी वक्ता के रूप में उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया और हम इसे एक आशीर्वाद की तरह ही मानेंगे। और कीर्ति जो हमारी भूतपूर्व छात्रा है, वो भी समय निकालकर आज हमारे साथ है। अब मैं अधिक समय न लेते हुए डॉक्टर हरितमा चोपड़ा मैम से निवेदन करती हूँ कि वो अपने स्वागत संबोधन से आज के हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करें। मैम आप बहुत बहुत शुक्रिया अनीता। मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है सबको? हाँ जी, जी मैम, जी मैम। ठीक है, थैंक यू अनीता। मैं मैत्रेयी परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। चाहिए, मुझे मालूम नहीं था कि यामिनी जी इस समय दुबई में है, तो ये आपका ये सेमिनार तो एक इंटरनेशनल सेमिनार हो गया। यामिनी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये मानती हूँ, और जिस तरीके से इस समय 125-126 लोग जुड़ चुके हैं, तो मुझे मालूम है कि आपको सुनने के लिए सब बहुत ही लालेत है। उनको लग रहा है कि कब से आपके अनमोल वचनों को, जिस तरीके से आप कॉलेज में बोलते थे, मुझे आज भी याद है। तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। और ये बहुत ही सराहनीय बात है कि जिस तरीके का, जैसा इस समय हिंदी विभाग ने जो टॉपिक चूज किया है, वो भी बहुत जरूरी था, क्योंकि मानव धर्म का, मानवता का इस परिप्रेक्ष्य में धर्म की क्या परिभाषा होनी चाहिए। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप कितनी भी बातें कर लो, कभी वो खत्म ही नहीं हो सकती। क्योंकि आजकल सब लोग, जहाँ धर्म की बात आती है, तो धर्म का दिमाग में आते ही, जो बच्चों से पूछो तो वो सब सोचेंगे, क्योंकि ये शुरू से हम लोग जब अपने स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी एक फॉर्म भी भरते हैं, तो धर्म को हम मानकर चलते हैं कि अच्छा, हम हिंदू हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, हम मुस्लिम हैं। और ये सब लिखते हुए हम शायद धर्म की जो सही परिभाषा है उसको भूल चुके हैं। धर्म का मेरे हिसाब से धर्म वो माना जाता है जो कुछ ऐसे नियम जिसको पालन करने से समाज में नैतिकता, समाज में मानवता उत्पन्न होती है, जिसमें हम सब लोग साथ मिलकर चलते हैं, वही एक सच्चा धर्म है। और जहां तक माना जाए, इस विषम परिस्थितियों में जो हमने इस वेबिनार का आयोजन किया है, इसके माध्यम से हम एक दूसरे का मनोबल बढ़ा रहे हैं, तो ये भी कुछ नहीं, मेरे हिसाब से ये भी एक धार्मिक कार्य ही है। तो धर्म की परिभाषा वेदों में कैसे मानी जाती है, और उसके आज के वर्तमान समय में उसका क्या रूप लिया जा चुका है, और अभी हमें क्या क्या चीजें समझने की जरूरत है, जिससे कि इसको हम अपने, इसके सही मायने को समझ सके और एक दूसरे तक पहुंचा सके। तो मैं ये मानती हूँ कि ये जो वेबिनार जिसका आज आपने आयोजन किया है, इसको सुनने के बाद में जब हमारे ये बच्चे वापस घर बैठेंगे और इसके बारे में जरूर अपने घर में अपने माँ बाप, अपने भाई बहनों सबसे जब बातचीत करेंगे, तो शायद एक नई सोच का जन्म होगा। और अगर ऐसा होगा, अगर हमने इसके थ्रू एक या दो लोगों के भी विचारों को में परिवर्तन करने में हम सहायक होते हैं, तो इसका मतलब है कि हमने अपने धर्म के प्रचार का सही काम किया है। तो मैं बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए यामिनी जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और यामिनी जी, अब माइक आपके पास में, और हम सब आपको सुनने के लिए बहुत बेताब है। प्लीज, थैंक यू। धन्यवाद मैम, आपका हमेशा हमें इस तरह से मार्गदर्शन मिलता है, और आपका जो संबोधन है वो इस कार्यक्रम की सफलता की एक कड़ी है। आपके प्रेरणादायक शब्द हिंदी विभाग के लिए बहुत महत्व रखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज के कार्यक्रम की मुख्य वक्ता डॉक्टर यामिनी गौतम मैम हैं, और कार्यक्रम से जुड़े ज्यादातर प्रतिभागी डॉक्टर यामिनी गौतम मैम के ज्ञान, विचार, चिंतन, वाणी और उनके आचार व्यवहार से परिचित हैं। लेकिन हमारे जो नए विद्यार्थी हैं वे उनसे ज्यादा परिचित नहीं होंगे, इसलिए मैं केवल संक्षेप में उनका परिचय दूंगी।
डॉक्टर यामिनी गौतम मैम ने दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी और लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की है। आपने लगभग 42 वर्षों तक मैत्री कॉलेज के हिंदी विभाग में अध्यापन किया है। मैं ये भी बताना चाहूंगी कि आप मैत्री कॉलेज के उप प्राचार्य के पद पर भी रही हैं। आप 2016 में मैत्री कॉलेज से सेवानिवृत्त हुई हैं। यामिनी मैम ने पुस्तकों का संपादन और लेखन भी किया है। आपके लेख पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। आप हिंदी ही नहीं संस्कृत की भी विदुषी हैं और उपनिषद, वेद, कबीर की साखी, कृष्ण लीला आदि को लेकर आपका ज्ञान विशद है। आज का समय बिल्कुल दूसरी तरह का है, थोड़ा सा भय का समय, संकट का समय चल रहा है। तो वर्तमान समय में जो कोरोना महामारी के विश्वव्यापी फैलाव के कारण हर कोई अपने भावी जीवन को लेकर चिंतित है। विश्व के हालात को देखकर मन में कई तरह की शंकाएं और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब तक हालात सामान्य हो जाएंगे या फिर क्या हम पहले की तरह जीवन यापन कर पाएंगे। हमारी छात्राएं भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। घर रहने से जो शारीरिक और मानसिक समस्याएं पैदा हो रही हैं और भी अनेक तरह की तमाम बातें हैं जो हमारे मन को बार बार नकारात्मकता से भर देती हैं। ऐसे भय और संकट के वातावरण में निराशा को दूर करने और मनुष्यता को बचाने हेतु मनुष्य होने के नाते हमें क्या करना चाहिए। माना कि इस समय प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म निभाने की आवश्यकता है, लेकिन कैसे? यह मानव धर्म क्या हो सकता है और हम उसे कैसे निभा सकते हैं? मेरा विश्वास है कि इन प्रश्नों का उत्तर हमें डॉक्टर यामिनी गौतम मैम के व्याख्यान से जरूर प्राप्त होगा। इसलिए मैम, आप अपने ज्ञान की रोशनी से हमें लाभान्वित करें और इस मुश्किल समय में हमारा मार्ग प्रशस्त करें। मैं यामिनी मैम को वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ। मैम, आप अपना वक्तव्य शुरू कर सकते हैं। माइक ऑन कर लें मैम का माइक। मैम, आप अपना वक्तव्य शुरू कर सकते हैं। मैम का माइक भी ऑफ है। मैम, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। मैम, आप सुन पा रही हैं मुझे? यामिनी मैम, आप हमें सुन पा रहे हो? शायद वो थोड़ा सा उनको जुड़ चुकी हैं वैसे। मैम आ गई माइक ऑन कर लें। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही तो माइक बंद है। मैम, अपना माइक आप ऑन कर लीजिए। आपका माइक ऑफ है मैम। यामिनी मैम, आप अपना माइक, जो रेड कलर का एक बटन आपको दिख रहा होगा मैम, आप उस पर क्लिक कर लीजिए। आपको अनीता, इसमें एडमिन कौन है? एडमिन तो मैम प्रमोद सर और मैं ही हूँ। हाँ, तो प्रमोद जी को बोलिए वो या तो वो सबको म्यूट कर दे और उनको अनम्यूट कर दे। हाँ जी, ठीक है। मैं प्रमोद, आप कर दो। नहीं मैम, इसमें ना मीटिंग अनीता मैम ने कॉल किया है तो मैं ये एडमिन यही है। मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, मैं करती हूँ सर, मैं करती हूँ। ठीक है, आप सबको म्यूट कर दीजिए और उनको अनम्यूट कर दीजिए बस। जी। यामिनी मैम को अनम्यूट खुद ही करना, वो खुद ही करना पड़ेगा ना मैम को। यामिनी मैम, आप अपने सामने स्क्रीन पे क्लिक करिए, वहाँ 3 बटन दिखेगा। हाँ, जो बाएं साइड वाला वो है, हो गया। हाँ जी मैम, हो गया मैम जी। आज का विषय सिर्फ वो आज का ही नहीं है, जब तक मानव जीवन है तब तक उसकी वस्तु स्थिति वैसी ही रहेगी, उसकी आवश्यकता भी वैसे ही रहेगी। हमें सबसे पहले मानव को समझना है। मानव की जो हमारे यहाँ परिभाषा दी गई है वह मत्वा कर्माणि सीव्यति इति मनुष्य। मानव वो है जो मनन पूर्वक कर्म करे। तो जब मनन पूर्वक कर्म करेगा तो निश्चित रूप से उसके आचरण में धर्म आएगा ही, क्योंकि मानव के साथ धर्म जुड़ा हुआ है।
धर्म की जो परिभाषाएं अभी तक हमने सबने लगभग सुनी है, उनमें मुख्य रूप से ये है, यतो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सा धर्म, जो हमारा अभ्युदय करे, हमारा कल्याण करे, हमें ऊंचाई की ओर ले जाए, हमारे मार्ग को प्रशस्त करे और कल्याण के पथ की ओर ले जाए, उसे धर्म कहते हैं। ऐसे धर्म की व्याख्या सर्व स्वीकार्य है। इसीलिए व्यास जी ने अपने पुराण में 2 श्लोक ऐसे दिए हैं जिसमें कि सारे धर्मों का निचोड़ आ जाता है। वो पहले श्लोक में कहते हैं, श्वेताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधार्यताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। पहली पंक्ति में उन्होंने मानव मन के मनोविज्ञान को रेखांकित किया है। उन्हें मालूम है मानव मन कैसा है, इसलिए वो कहते हैं श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म का सार सुनो ही नहीं, श्रुत्वा च अवधार्यताम, सुन करके उसे मन में स्थान दो। अगर हमने मन में स्थान नहीं दिया तो वो तो क्रॉस वेंटिलेशन की तरह हो जाए, जब तक वो आचरण में नहीं आएगा। और एक पंक्ति है, अगर मानव अपना ले तो जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, जो अपने लिए प्रतिकूल समझते हो उसे दूसरे के साथ मत करो। ये एक ऐसा बीज मंत्र है, अगर आज मानवता इसको समझ ले तो जो कोरोना रूपी महामारी ने सबको ग्रसित किया हुआ है, उसके लिए हमें बहुत बड़ा मार्गदर्शन यहाँ से मिलेगा। मानव को अनुशासित करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, वो स्वतः ही अनुशासित हो जाएगा। अनुशासन की आवश्यकता नहीं, उसको अंकुश की आवश्यकता नहीं है, उसका आचरण बोलेगा। दूसरे श्लोक में उन्होंने कहा, उसके भी एक अंतिम पंक्ति में बोल देती हूँ, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। 18 पुराणों में व्यास जी के 2 वचन महत्वपूर्ण है। परोपकाराय पुण्याय, दूसरे का पुण्य करने से बढ़कर कोई परोपकार नहीं। और पापाय परपीड़नम, दूसरों को पीड़ा देने से बड़ा कोई पाप नहीं। ये हमारे मूल, जिसे कहते हैं मूलभूत तत्व हैं। अगर हम इन्हें अपना ले जीवन में, तो इस विषम स्थिति में, इस बीमारी की विभीषिका में हमें एक बहुत बड़ा संबल मिल जाता है। देखिए, जो जिस धर्म में विश्वास करता है वो करे, वो मंदिर जाए, मस्जिद जाए, गिरजा जाए, गुरुद्वारा जाए, जहां आस्था है वो जरूर जाए। कहीं भी किसी भी धर्म को मानने की कहीं भी इसमें बाधा नहीं है, पर वो आचरण में अगर नहीं आया तो वो सारा ढकोसला है, वो सारा शारीरिक उठक बैठक है, वो परमात्मा को धोखा देना है, वो खुदा को धोखा देना है, वो रब को धोखा देना है। अगर हमने उसको आचरण में नहीं लिया, सारी स्थिति निर्भर करती है मानव अपने जीवन में उस धर्म को कैसे अपनाता है। मेरा कोई अपमान करता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो दूसरे का अपमान ना करूं। मेरे अधिकार को कोई छीनता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं दूसरे के अधिकार को ना छीनूं। जीवन के इन 2 सूत्रों को अगर हम अपना ले तो बताइए, विश्व में जो फैली हुई मारामारी है, जो असंतोष है, उससे हमें कितनी शीघ्रता से मुक्ति मिल जाएगी। धर्म के कुछ लक्षण हमारे यहाँ गिनाए गए, उनमें मैं सबसे पहले गीता में, श्रीमद् भागवत में जो धर्म के लक्षण गिनाए गए हैं, मैं उनको थोड़ा सा रेखांकित करूँ। अहिंसा, सत्यम, काम, क्रोध, लोभता, भूत प्रिय हितः च धर्मो अयम सार्ववर्णिक। सारे वर्णों के लिए, सारे आश्रमों के लिए ये धर्म श्रीमद् भागवत में स्पष्ट किए गए। अहिंसा, अहिंसा कैसे? किसी को शब्द से भी हमें गहरा प्रहार नहीं करना, वाणी से भी नहीं करना, मानसिक रूप से भी प्रताड़ना नहीं पहुंचाना, ये अहिंसा। अहिंसा के साथ सत्य, वर्तमान धर्म की आवश्यकता सुना
जब अहिंसा और सत्य दोनों बन जाएंगे तो जीवन में निश्चित से परिवर्तन। सत्य के साथ अस्तेयम, चोरी ना करना, अक्रोधम, क्रोध ना करना, और लोभता, लोभ से ऊंचा उठ जाना। भूत प्रिय हित आचरण, सारे भूत, सारे प्राणियों का, मानव समुदाय का हित चाहना, ये धर्म सार्वकालिक है, सार्वजनिक है। तो आप बताइए इस धर्म पर किसे आपत्ति होती है? जो छोटे छोटे दायरों में बांट देता है धर्म, वह धर्म है ही नहीं। जो हमारा मानसिक विकास है, जो हमें श्रेष्ठ की ओर ना ले जाए, हमारी करुणा को जागृतता करे, हमें मानवता की ओर ना ले जाए, वह धर्म नहीं है। तो इसलिए धर्म का ये जो रूप है, इसको आज ही नहीं सदियों से माना गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत सीधे साधे शब्दों में एक पंक्ति लिख दी है, पारहित सरिस धर्म नहीं और पीड़ा सम नहीं अधर्म। दूसरे का हित चाहना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, इससे बड़ी कोई निकृष्टता नहीं है। अब बताइए इस धर्म पर किसे आपत्ति होगी? ये कैसा धर्म का स्वरूप है? जो सार्वकालिक है, सर्वत्र है, सर्व स्वीकार्य है, और यही मानव धर्म है। अगर इसको नहीं अपनाया तो हम कहीं भी चले जाए, कुछ भी कर लें, उसका हमें कभी भी सुंदर परिणाम नहीं मिलेगा। मानवता का उल्टा और क्या होगा? नुकसान होगा। मानवता के लिए वो विनाशक बनेगा। जो धर्म सीमित दायरे में होता है वो उन्माद पैदा करता है, वो मानव मन को कुंठित करता है, वो उसकी उदात्त वृत्तियों पर अंकुश लगाता है। और धर्म वो है जो सबको अपनाए, सब। इसीलिए हमारे यहाँ ईशावास्य उपनिषद में एक मंत्र आया, वो इस सब के मूल में है, और उसके मूल में हमारा एक आत्मवादी दर्शन, हमारा अद्वैतवादी दर्शन। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजिगुप्सते। जो सब प्राणियों में एक आत्मा को देखता है और एक आत्मा को सब प्राणियों में देखता है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजिगुप्सते। जो सब में एक आत्मा को देखता है, वो विजिगुप्सा किससे करेगा? वो घृणा किससे करेगा? तो सारी घृणा, धर्म के नाम पर फैलाए जाने वाले सारे भी जितने भी कुप्रचार हैं, वो वही खत्म हो जाएंगे। धर्म जोड़ता है, धर्म तोड़ता नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है, एकम सत विपरा बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वान लोग उसे अनेक प्रकार से कहते हैं। मार्ग अलग अलग हो सकते हैं सबके, सबके पूजा पद्धतियां अलग हो सकती हैं, पर अगर वे मानवता के कल्याण के साथ नहीं जुड़ती, अगर वे मानव का अभ्युदय नहीं करती, अगर वे मानव को निश्रेष पथ की ओर नहीं ले जाते, तो ऐसे धर्म, ऐसी पूजा पद्धति, वो सिवाय ढोंग के, परमात्मा को धोखा देने के, अपने इष्ट को जहां जिसकी आस्था है उसके साथ धोखाधड़ी है। इसलिए सबसे पहला धर्म यही है कि हम मानव हैं और मानवता का हम निर्वाह करें। इसके लिए हम देखें तो जो हमारा धर्म के साथ साथ जो हमारा लिटरेचर, जो हमारा साहित्य है, वो हमें इसकी ओर बहुत अधिक प्रेरित करता है। जयशंकर प्रसाद जो हैं, वो शैव दर्शन को आश्रित लेकर के चले। उनका मूल दर्शन है शैव दर्शन, और शैव दर्शन क्या मानता है? आनंद की बात करता है कि धरती से लेकर आकाश पर्यंत एक शिव तत्व है और उसका हमें विकास करना है। और इस धरती पर ही वो मानकर चले हैं कि जो आंसू है, उस आंसू में उन्होंने एक सूत्र दिया, एक मूल दिया, बरसों प्रभात हिम कण सा आंसू इस विश्व सदन में। इस विश्व के सदन में आंसू तुम कैसे बरसो? हिम कण सा। अगर इस धरती से करुणा समाप्त हो जाएगी, अगर इस धरती में से पर दुख कातरता चली जाएगी,
अगर इस धरती में से अपने आप को जो बुरा लगता है वह दूसरे को भी बुरा लगता है, ये सहवेदना, ये संवेदना चली जाएगी, तो ये धरती जो है ये मानवता के लिए त्रासदी बन जाएगी, ये विध्वंसक हो जाएगी। और जो धर्म विध्वंसक बनाता है, जो तोड़ फोड़ सिखाता है, वह धर्म नहीं है। धर्म एक ही है, आप कोई भी मार्ग अपनाओ, कुछ भी करो, पर दूसरे का हित, दूसरे का प्रेम, करुणा, ये सारे ऐसे दिव्य तत्व हैं जिन्हें हमें जीवन में अपनाना चाहिए। बाकी एक धर्म की और व्याख्याएं तो कई हैं, जिसमें ये 10 लक्षण गिनाए गए धर्म के। धृति, क्षमा, दमो, अस्त्यम, शोचम, इंद्रियम निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, 10 धर्म लक्षणम। लगभग मैंने ये सारे बता दिए, उसी में से कोई एक आध बचा हुआ है जो इसमें आ जाएगा। धृति, धारण करना, धृति क्षमा, दूसरे को क्षमा करना। ये एक एक गुण नहीं है, ये एक एक हीरे मोती से भी बढ़कर के अगर मानव का मन अपना ले तो ये मानसरोवर बन जाए, ये मोतियों की खान बन जाए ये मन हमारा, अगर एक को भी अपना ले। धृति, क्षमा, दमो, अपनी इंद्रियों पर निग्रह करना। अस्त्यम, धृति, क्षमा, दमो, अस्त्यम, चोरी ना करना। शौचम, पवित्रता, और आजकल तो सबसे ज्यादा इस कोरोना में तो शौच पवित्रता की कितनी बात है, आप सब जानते हो। हमारे यहाँ तो एक एक सूत्र इस चीज का दिया हुआ है। धृति, क्षमा, शौचम, अद्रोह, ये सारे के सारे 10 लक्षण हैं। धृति, क्षमा, दमो, अस्त्यम, शौचम, इंद्रियम निग्रह। इंद्रिय निग्रह को दोबारा भी दिया, तो एक इंद्रिय निग्रह, दूसरा दम मैंने अंतःकरण का भी निग्रह। और ये धीर, बुद्धि होना, बुद्धि में धैर्य होना। धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोध, 10 धर्म लक्षण। ये 10 धर्म के लक्षण है। अब बताइए, ये 10 धर्म के लक्षण, ये मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म यही था। अगर मानव इसको अपना ले तो जीवन में जो परिवर्तन आएगा, जो सुखद जीवन हो जाएगा। हम तो वसुधैव कुटुंबकम को लेकर चलने वाले हैं। अयम निजा परोवेति की भावना से ऊपर अगर हम उठ जाए तो वसुधैव कुटुंबकम है। जब वसुधैव कुटुंबकम होगा तो कोई किसी से कैसे घृणा करेगा। तत्र को मोहा को शोका एकत्वम अनुपश्यता, जो सब में एक प्राणियों को देखता है और एक प्राणी में सबको देखता है, वो किससे घृणा करे। को मोह, किससे मोह करे। कह शोका, किसके प्रति शोक करे। एकत्वम अनुपश्यता, जो सब में एक आत्मा को देखता है। तो भारतीय दर्शन का सबसे बड़ा जो मूल सिद्धांत है वो है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का मतलब है एकम सत, सत एक है। और उसको विद्वान लोग अनेक प्रकार से कहते हैं। एकमेवा द्वितीयम, वह ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व एक है, एक ही है और अद्वितीय है। इसको कहना नहीं है, सिर्फ हमें रटना नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि जो ब्रह्म तत्व, जो आत्म तत्व मुझ में है, वही आत्म तत्व दूसरे में भी है। अगर मेरे साथ कोई गलत व्यवहार करता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं दूसरे के साथ ना करूं। तो मानव मन को ये एक ऐसा दिशा निर्देश देता है, ऐसा धर्म, जिस धर्म को अगर हम अपना ले तो जीवन सफल हो जाए। आज के इस जीवन में बहुत बढ़िया जो लड़ाई है वो राम नाम को लेकर होती है, देखा जाए। और अगर राम नाम को ही हम सही रूप में समझ ले तो सारी लड़ाई झगड़े खत्म। जो सब में रम रहा है, सब जिसमें रम रहे हैं, वह सत्य चित्त आनंद ब्रह्म ही राम है। रमनते योगिनो अस्मिन इति राम, जिसमें योगियों का मन रमन करता है वो राम है। तो अगर उस राम को हमने देखना तो वो कहा नहीं है, वो घट घट में समाया हुआ है। घट घट में तेरा साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे, घूंघट के पट खोल रे, तो कपिए मिलेंगे। तो घटे थी घटा, जो घड़ा जाता है, किससे घड़ा जाता है? 5 एलिमेंट से, पृथ्वी से, जल से, तेज से, वायु से, आकाश से। तो ये सारी सृष्टि किससे बनी है? घट घट से बनी है, 5 तत्वों से बनी है। और 5 तत्वों में क्या है? वे एक आत्म तत्व। और उस एक आत्म तत्व को कहां समझना है? तुझ में, मुझ में एक तत्व, एक प्राण दुई दात, अपने जिये से जानिए मेरे जिये की बात। मुझे अच्छा नहीं लगता तो आपको अच्छा नहीं लगता। इस तरह से अपने जिये से दूसरे के जिये की बात को समझना है। और जो कबीर साहब ने राम की परिभाषा हमें दे दी, अगर आज का मानव अपना ले तो वो राम सबको स्वीकार्य है।
वो ये कहते हैं राम नाम के पटंतरे देवे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतों किए हो सरही मन माही। तब तिलकती हूँ लोक में राम नाम निज सार, जन कबीर मस्तक दिया शोभा अधिक अपार। ये ऐसे हैं, उन्होंने सूत्र दिए हैं, अगर वर्णन करने लगे तो उसकी कोई सीमा ही नहीं है कि मेरे गुरु ने जो मुझे राम नाम का मंत्र दिया, उसके पलड़े में सारी दुनिया भी मैं डाल दूं तो भी वो पलड़ा हल्का है, वो भरा नहीं जा सकता, इतना अनमोल है राम का नाम। इसी तुलसीदास ने कहा राम नाम मणि दीप धरु, जिह देरी द्वार, तुलसी भीतर बारू जो चासी उजियार। तुलसी ने कितना अच्छा रूप दिया है कि राम नाम ये मणिदीप है, और इस मणिदीप को कहा रखने जिह्वा की दहलीज पर, और जब जिह्वा की दहलीज पर है तो अंतःकरण भी प्रकाशित करेगा और बाहर भी प्रकाशित। अब बताइए, जिसका अंतःकरण प्रकाशित है, बाहर प्रकाशित है, वो किसी और को देखेगा? वो तो यस्तु सर्वाणी भूतानि, वो तो सब भूतों में किसको देखेगा? एक आत्म तत्व को देखेगा, अपने को देखेगा। तो वो किससे विजुगुप्सा करेगा, वो घृणा किससे करेगा? और आज के इस संकट में इस मानव धर्म की आवश्यकता सर्वाधिक है, और अगर हम इसे अपना लें तो हमारा तो साहित्य भरा पड़ा है। वाल्मीकि जी ने जब भगवान राम का एक वर्णन, स्वरूप का वर्णन किया, अद्भुत है वो। ये अनाउंसमेंट हो चुकी थी, उद्घोषणा हो चुकी थी कि प्रातः काल राम का राज्याभिषेक होगा, और दिन निकलने से पहले अध्यादेश बदल गया और 14 वर्ष के वनवास की बात आ गई। वहां वाल्मीकि क्या कहते हैं? आहु तस्य राज्याय विशिष्टस्य वनाय च, न मया दृष्टा स्वल्पम अपि आकार विभ्रमा। कि भगवान राम को बुलाया गया कि राम भद्र आइए, आपका राज्याभिषेक है, और भेज कहां दिया? 14 वर्ष के वनवास के लिए। वाल्मीकि ने वहां क्या शब्द का प्रयोग किया? न मया दृष्टा, मैंने नहीं देखा, स्वल्पम अपि आकार विभ्रमा, कि आकार का, चेहरे का आकार कैसे बदलता है, रंग कैसे फीका पड़ता है, हाव भाव कैसे बदलते हैं। कहते उनकी मुस्कान, उनका तेज यथावत रहा। राज्य प्राप्त होने पर भी वो निर्विकार थे, और राज्य को छोड़ने पर भी वो निर्विकार थे। ऐसी निर्विकारता सर्व स्वीकार्य है। अगर ऐसा धर्म होगा, ऐसे व्यक्तित्व होंगे, ऐसे जीवन होंगे, ऐसे आदर्श होंगे, तो बताइए जीवन क्यों निस्सत पथ की ओर जाएगा? हम किसी का भी मार्ग अपना लें, अगर हमने अपने उस तत्व को, उस आत्म तत्व को जहां भी पीड़ा पहुंचाई है, तो वो पीड़ा लौट कर किसके पास आ रही है? वो हमारे पास आ रही। जब प्रसाद जी ने कामायनी की रचना की, आप या महादेवी वर्मा को ले लो, तो महादेवी वर्मा का काव्य तो है ही करुणा का काव्य। पीड़ा और करुणा, तुझ में पीड़ा को ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा, पीड़ा मेरे तन से भीगे आंचल से लिपटी है, जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पड़ा। तो ये करुणा उनकी अपनी नहीं है, व्यष्टि की पीड़ा की बात नहीं की, ये समष्टि पीड़ा की बात की। अगर परमात्मा आएगा तो एक हृदय में नहीं आएगा, वो प्रकाश है। परमात्मा कोई इस तरह से साकार रूप में नहीं आएगा, वो प्रकाश के रूप में, वो मन की अखंड शांति के रूप में है। अगर मन में अखंड शांति नहीं, आप जितने मर्जी जहां मर्जी जाओ, जितने तीर्थों पर जाओ, कहीं भी स्नान करो, फाके काटो, व्रत करो, उपवास करो, वो सब बेमानी है अगर आपने अपने आचरण में उसको नहीं अपनाया। जब प्रसाद जी ने कामायनी की रचना की तो उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था कि जो चिंता ग्रसित मानव है, उसका जीवन आनंद में कैसे पर्यवसित हो जाए। तो वो कब कैसे होगा? वो श्रद्धा के द्वारा होगा। श्रद्धा हृदय की कौन सी स्थिति है? उन्नयन वाली स्थिति, वो महाचिति है। महाचिति जो है, जब वो जागृत हो जाती है, फिर उसकी दृष्टि जो है वो सबको किसको देखती है? वो मानवता को देखती है, वो विजयनी मानवता का सपना देखती है। मैं क्योंकि कामायनी का दर्शन यहाँ स्पष्ट नहीं कर सकती, मेरा फोकस धर्म है। तो धर्म क्या करता है? जो श्रद्धा ने उपदेश दिया आप वहां देखिए। मनु को श्रद्धा सद में, विधाता की कल्याणी सृष्टि, सफलो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज, और
ज्वालामुखियां हो चूर्ण। अब बताइए ये कितना प्रसाद जी ने कितने साल पहले ये जो सपना श्रद्धा के द्वारा दिया है, क्या आज के इस तपते हुए मानव को, इस दुखी मानव को, इस परेशान मानव को, हाहाकार चीत्कार करते हुए इस संसार को, क्या इसकी आवश्यकता नहीं है? कि विधाता की सृष्टि कैसी है? कल्याणी। विधाता तो कल्याण करता है, ये मानव अपने कुकर्मों से उसको कैसा बना देता है? नारकीय बना देता है। कभी भी दैवी सृष्टि बाधक नहीं है, हमेशा जैवी सृष्टि बाधक होती है। तो विधाता ने तो सबके लिए एक जैसा दिया। तो विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण। अगर विधाता की सृष्टि इस धरती पर पूर्ण हो जाएगी तो फिर उसका परिणाम क्या निकलेगा? पटे सागर, सागर बिखरे पड़े थे, वो भी पूर्ण हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा? जो बिखरे ग्रह पुंज है, क्योंकि महाप्रलय में सब डूब चुका है, तो अभी भी ग्रह और पुंजों का भी तो एक चल रहा है ना। ज्योतिषी तो ये कहते हैं ना, सारे 7 ग्रह इकट्ठे हो गए, 5 ग्रह इकट्ठे हो गए, एक वक्री हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ भी चलता है। और जो वैज्ञानिक दृष्टि है वो अपनी जगह सही है। वैज्ञानिक दृष्टि ने तो अपनी ओर से पूर्ण विश्लेषण किया है, पर उसका परिणाम कौन भोग रहा है? मानव ही नहीं भोग रहा। आज तो जीव जंतु तक भी उससे बचे हुए नहीं है। संकट है, मानवता पर बहुत बड़ा संकट है। तो तब श्रद्धा ने ये आवाहन किया है और उन्हें कहा, उन्हें चिंगारी सदृश सदर कुचलती खड़ी रहे सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भू जल में रहे नमन। मानवता की ये कीर्ति कहीं भी बाधक बनकर ना रहे, वो सर्वत्र सब के लिए एक समान बहती रहे। तो ऐसे धर्म की किसी आवश्यकता नहीं है। और जो ऐसे धर्म को नहीं मानता और जो सीमित धर्म को मानता है और उसमें और भेड़ चाल में गतानुगतिकता में कोई अंतर नहीं है, और गतानुगतिकता से मानव का कभी विकास नहीं होगा। अगर इस कोरोना को हमें हराना है तो हमें करुणामय होना पड़ेगा, हमें सह संवेदनशील होना पड़ेगा, हमें उदार होना पड़ेगा, हमें अपने आप को जितना हो सके उदात्त तत्व की ओर ले जाना पड़ेगा। तो ऐसा धर्म जो मानव का उन्नयन करे, ऐसा धर्म जो मानवता के विकास में साधक बने, बाधक ना बने, ऐसा धर्म सर्व स्वीकार्य होता है। ये इस सीमित समय में मैं इतना ही आपको कहना चाहूंगी। बाकी आपके प्रश्न आमंत्रित हैं, आप कोई भी किसी तरह का भी प्रश्न है उसका स्वागत है। मैम ने बहुत सरल शब्दों में धर्म, मानव धर्म की बात की, और मैम ने ये भी बताया कि धर्म का सार केवल सुनना नहीं है बल्कि उसे मन में भी स्थान देना है। और अगर हम सब ने ऐसा कर लिया तो मैम की सही बात है कि हमें लगता है कि हमारी सारी समस्याएं ही खत्म हो जाएंगी। और आज का जो समय है, ऐसे समय में जो संकट है वो केवल मानवता पर ही नहीं, जीव जंतुओं पर भी संकट की बात मैम ने बताई। मैम मेरे पास शब्द नहीं है, मैं धन्यवाद, बहुत छोटा शब्द है, और यही कहूंगी कि हम आपकी ज्ञानवाणी सुनकर धन्य हो गए हैं। और मैं अब प्रश्न आमंत्रित करती हूँ, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अपना माइक ऑन करके आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। ऑन करें और उसके बाद ऑफ कर लें जैसे ही आपका प्रश्न खत्म होता है। मुझे लगता है सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया है मैम। अब बाकी हाँ जी बताइए मैम। ये विषय ऐसा जिस पर जितना बोला जाए तुम्हें, पर इतना समय में आ जाएगा तो इसमें मित नहीं अमित भरा पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, नहीं मैम आपने बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। अब मैं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और कीर्ति जो है हमारी आमंत्रित छात्रा है, उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि कई वर्षों से हिंदी विभाग भूतपूर्व छात्रा आमंत्रण श्रृंखला के नाम से एक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में हिंदी विशेष की उस छात्रा को आमंत्रित किया जाता है जिसने पिछले कुछ वर्षों के दौरान कोई उपलब्धि हासिल की हो या किसी क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई हो। इस कार्यक्रम को आयोजित करने का हमारा उद्देश्य यही है कि जो छात्राएं अभी स्नातक स्तर की पढ़ाई कर रही हैं, वो भूतपूर्व छात्रा से प्रेरित होकर जीवन में
आगे बढ़ने के लिए और एक अच्छा मुकाम हासिल करने के लिए दृढ़ निश्चयी बने। इसी श्रृंखला में आज हमने अपनी भूतपूर्व छात्रा कीर्ति को आमंत्रित किया है। कीर्ति ने मैत्रेयी कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए किया है, यूजीसी नेट की परीक्षा भी पास की है और वर्तमान समय में नॉन कॉलेजिएट में अतिथि अध्यापिका के रूप में कार्य कर रही हैं। कीर्ति ने भारतीय अनुवाद परिषद से डिप्लोमा भी किया है और बीएड भी किया हुआ है। अब मैं कीर्ति से आग्रह करती हूँ कि वो अपना अनुभव हमसे साझा करें। कीर्ति, आप अपना बात रख सकती हैं। नमस्कार मैम। पहले तो मैं अपनी सभी अध्यापिकाओं को अपना प्रणाम अर्पित करती हूँ और सबसे पहले मैं प्रिंसिपल मैम को, हमारे मैत्रेयी कॉलेज को और हिंदी की हमारी सभी अध्यापिकाओं को धन्यवाद प्रेषित करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। और ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि जिन अध्यापिकाओं ने मुझे पढ़ाया है, जिनके मार्गदर्शन में, जिनका निर्देशन प्राप्त करके आज तक की मैंने जो सफलताएं प्राप्त की हैं, उनके समक्ष मुझे अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका मिल रहा है। तो निश्चित रूप से ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और काफी खुशी भी हो रही है मुझे यहाँ पर। इसके लिए मैं मैत्रेयी कॉलेज का अपने सभी अध्यापिकाओं का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मैम का मुझे फोन आया था और उन्होंने मुझे भूतपूर्व छात्रा आमंत्रण श्रृंखला के कार्यक्रम के बारे में बताया था, तो मुझे काफी खुशी मिली थी कि ऐसा कोई कार्यक्रम हमारा हिंदी विभाग आयोजित कर रहा है, जिसके अंतर्गत भूतपूर्व छात्राओं को बुलाया जाता है और उनका अभिनंदन किया जाता है। और ये सच में हमारे लिए गर्व की बात होती है और इससे हमें काफी प्रेरणा भी मिलती है आगे बढ़ने की और मेहनत करने की और सफलता के लिए प्रयासरत रहने की। तो इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ और मुझे यकीन है कि आप सभी जो छात्र जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से और अभी भी यहाँ पर, तो आप सभी इस कार्यक्रम से प्रेरित होकर निश्चित रूप से और ज्यादा मेहनत करने के लिए जरूर प्रेरित होते होंगे। तो अगर मैत्रेयी कॉलेज के दाखिले से मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगी कि मैत्रेयी कॉलेज में दाखिला लेने के बारे में मैंने नहीं सोचा था कभी, क्योंकि एक छोटे से गांव से आने वाली हूं मैं। और अगर मैं अपने परिवार की बात करूं तो लड़कों ने भी कभी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बारे में सोचा नहीं था। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे मम्मी पापा ने काफी अलग सोच का परिचय देते हुए और सबकी बातों को दरकिनार करते हुए मेरा दाखिला मैत्रेयी कॉलेज में करवाया था। तो मुझे मेरे मम्मी पापा के इस साहसिक कार्य के लिए और कार्य के ही कारण ही मैत्रेयी कॉलेज में मैंने प्रवेश लिया और एक नई दुनिया में एक तरह से मैंने प्रवेश पाया। मैत्रेयी कॉलेज में आकर मेरी जिंदगी एक तरह से पूरी तरह बदल गई थी। अगर मुझे ये बात बताते हुए बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है कि मैत्रेयी कॉलेज में आने के बाद ही मेरे व्यक्तित्व का विकास हुआ, मुझे कई सारी चीजों का ज्ञान हुआ और एक प्रकार से चहुमुखी विकास मैं कह सकती हूँ वो मैत्रेयी कॉलेज से ही मेरा हुआ। शुरुआत की मैं बात करूँ तो मेरी अध्यापिका यहाँ है, वो अच्छे से जानती भी होंगी कि मुझे अपने विचार प्रकट करने में भी काफी हिचकिचाहट का अनुभव होता था, लेकिन आज अगर मैं सहजता से यहाँ भी बोल पा रही हूँ तो ये मेरी अध्यापिका का ही योगदान है। उन्होंने ही मुझे इस काबिल बनाया। अगर मैं ग्रेजुएशन के अनुभव की बात करूँ तो उन्होंने, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि शुरुआती अनुभवों ने मैत्रेयी कॉलेज के मुझे ये समझा दिया था कि पाठ्यक्रम के ज्ञान के साथ साथ हिंदी साहित्य से और मेरी हिंदी की अध्यापिकाओं से मुझे संस्कारों की भी शिक्षा मिलने वाली है। आज मैं अगर कहीं जाती हूँ और मेरे व्यक्तित्व को लेकर सकारात्मक बातें मुझे सुनने को मिलती है, मेरे व्यवहार को लेकर भी, तो मन ही मन मैं हिंदी साहित्य के प्रति और हिंदी की अपनी अध्यापिकाओं के प्रति बहुत शुक्रगुजार महसूस करती हूँ। तो अभी भी मैं आपको इसके लिए शुक्रिया कहना चाहूंगी मैम। और अगर मैं अपनी ग्रेजुएशन के अनुभवों की बात करूँ तो अंताक्षरी प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, जिनमें मैंने कभी तृतीय स्थान कभी द्वितीय स्थान भी प्राप्त किया है, तो ये सारी चीजें या फिर और भी काफी सारे प्रोग्राम हमारे ग्रेजुएशन में हिंदी विभाग आयोजित कराता रहता था, जिसके कारण हमारे अंदर कौशलों का विकास हो सके। तो और जाहिर सी बात है मुझ में भी काफी बदलाव आया ग्रेजुएशन के टाइम से ही। और अगर मैं देखती हूँ खुद को पीछे मुड़ के कि जब पहले फर्स्ट ईयर में मैं मैत्रेयी कॉलेज में गई थी और जब मैं अंतिम वर्ष में वहां से आ रही थी, तो पूरी तरह से मेरा व्यक्तित्व बदल गया था। और
चाहे मैं अपनी वाक्शैली की बात करूं या अपने विचारों को प्रकट करने की क्षमता की, तो हर चीज में मुझे बहुत बदलाव और सकारात्मक बदलाव देखने को मिला। और इस चीज का के लिए मैं अपनी जो अध्यापिकाएं हैं उनको बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। अगर ग्रेजुएशन के बाद मुझे एक चीज याद आती है कि मैं यामिनी मैम के पास गई थी। यामिनी मैम के विचार आप सभी सुन चुके हैं और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि यामिनी मैम से मुझे पढ़ने का मौका मिला है। तो उस समय मैंने मैम से कहा था कि मैम मुझे क्या करना चाहिए ग्रेजुएशन के बाद। तो उन्होंने मुझे सलाह दी थी कि मुझे हिंदी से एमए करनी चाहिए ताकि उसका गहन ज्ञान और ज्यादा मैं प्राप्त कर सकूं और ये मेरे लिए बहुत बेहतर भी रहेगा। और मैम की ये शुभ सलाह मैं कहूंगी, इसी को मान के मैंने हिंदी से डीयू में एडमिशन लिया, मास्टर्स की। इस बीच निरंतर मैं अपने अध्यापिकाओं के संपर्क में रही, उनका मार्गदर्शन, उनका निर्देशन मुझे मिलता रहा साथ में। तो इसी का परिणाम स्वरूप नेट की परीक्षा मैंने उत्तीर्ण की एमए के बाद। एमए के बाद मैंने बीएड भी की है, क्योंकि आप सभी जानते हैं प्रतियोगिता का युग है ये, तो आपके पास अतिरिक्त विकल्प भी होने चाहिए। तो मैंने बीएड की और बीएड के अंतिम वर्ष में सीटेट की परीक्षाएं भी मैंने उत्तीर्ण की दोनों। तो बीएड का मुझे अभी अपना टीचिंग ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस याद आता है। 4 महीने का मुझे मौका मिला था स्कूल में पढ़ाने का। सीनियर सेकेंडरी दिल्ली गवर्नमेंट का स्कूल था। और वहाँ के पहले दिन के बारे में अगर मैं बताऊं, तो जब मैं 12वीं क्लास में गई थी वहाँ पर हिंदी पढ़ाने के लिए और उनके प्री बोर्ड की परीक्षाएं आने वाली थी, तो रिवीजन चल रही थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या पढ़ना चाहते हो आप। तो उन्होंने कहा था सबसे मुश्किल कविता आप पढ़ाइए मैम। और उस समय मैंने उनसे कहा था कि आपको पूरे आत्मविश्वास से मैंने कहा था कि आपको जो मुश्किल लगता है आप बताइए, मैं वही पढ़ाऊंगी आपको। उन्होंने बताया और मैंने उन्हें वो पढ़ाया भी। तो मैं ये कहना चाहूंगी ये आत्मविश्वास मुझे मेरी अध्यापिकाओं से ही मिला, क्योंकि उन्होंने मुझे उस विषय के ज्ञान उस विषय का करवाया, सारी कविताएं पढ़ाई या अनुभव मुझे प्रदान किए, जिसके कारण मैं आत्मविश्वास से वहां पर उन्हें वो चीजें पढ़ा पाई। तो ये काफी अच्छा अनुभव था मेरा। और उसके बाद भी फिर सभी छात्राएं आती थी अतिरिक्त समय में मेरे पास कि मैं उनका हिंदी की रिवीजन कर पाऊँ उनके प्री बोर्ड के लिए। तो उस टाइम टीचिंग ट्रेनिंग के मेरे पूरे एक्सपीरियंस में मैं हमेशा ये कोशिश करती थी कि जो मेरी अध्यापिकाएं हैं जिस प्रकार से पढ़ाती थी या जिस प्रकार से उन्होंने हमें पढ़ाया है, जो भी तरीका है, मैं एकदम वैसा ही करने का प्रयास करूं, अपने आप पे सुधार लाऊं। तो वो चीजें मेरे दिमाग में रहती थी और मैं काफी अच्छा प्रदर्शन भी कर पाती थी। तो इस चीज के लिए मैं हमेशा से ही बारंबार प्रणाम करती हूँ अपनी अध्यापिकाओं को। बीएड के बाद मैंने भारतीय अनुवाद परिषद में अनुवाद का डिप्लोमा कोर्स में दाखिला लिया। 1 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स था, इसकी परीक्षाएं अभी मार्च में ही पूर्ण हुई हैं। यहाँ पर भी मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। और अगर मैं बात करूँ तो हिंदी पर मेरी जो अधिकार था या उसके कारण मुझे काफी सहायता मिली, क्योंकि मेरा प्रदर्शन काफी अच्छा रहा हिंदी विषय के कारण। वाद विवाद प्रतियोगिता परिषद में हुई थी, तो वहां पे भी मुझे द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। इसके अलावा मंडी हाउस में भारतीय अनुवाद परिषद ने एक वर्कशॉप का आयोजन किया था, उसमें भी अच्छे प्रदर्शन के कारण मेरा नामांकन दीक्षांत समारोह के लिए पुरस्कार के लिए किया गया। तो कुल मिलाकर सारी मेरी जो शिक्षा थी काफी अच्छा अनुभव मुझे प्राप्त हुआ। उसके बाद पिछले ही वर्ष एनसीवैब में अतिथि शिक्षक की चयन प्रक्रिया शुरू हुई और प्रथम प्रयास में ही दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में मुझे ज्वाइनिंग मिली और आज भी मैं वहीं पर कार्यरत हूँ। तो जब मैं शुरुआत में कॉलेज में जाती थी पढ़ाने के लिए, तो बच्चों को काफी होता था कि ये स्टूडेंट है, और बाद में उन्हें पता चलता था कि मैम है, तो मुझे वो अलग ही खुशी होती थी। और वहां पे भी मैंने यही प्रयास किया, जैसे अगर मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास, तो मैं मेरी अध्यापिकाओं के दिए हुए ग्रेजुएशन के नोट्स जब मैं उन्हें देती हूँ, तो मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि ये मेरी टीचर्स ने मुझे नोट्स दिए थे और अब मैं आपको दे रही हूँ। तो ये अनुभव मेरे लिए हमेशा ही यादगार और बहुत अच्छा महसूस कराने वाला होता है। तो अगर मैं आज की बात करूँ तो आज भी मैत्री कॉलेज से मैं जुड़ी हुई हूँ, अपनी सभी अध्यापिकाओं से जुड़ी हुई हूँ, मन से भी और भौतिक रूप से भी। तो मेरे गुरु जो हैं हमेशा ही मुझे प्रेरणा देते रहते हैं। उन्होंने मुझे बताया है कि जीवन में जाहिर सी बात है किसी की भी जीवन में सिर्फ सफलता ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। नेट की परीक्षा भी मेरे पहले प्रयास में नहीं मैं कर पाई थी, लेकिन उस समय मेरे अध्यापक ही थे जिन्होंने मुझे उस परिस्थिति में भी हार
हार ना मानने की प्रेरणा दी थी। और मेरे एक गुरु भी थे, उनका ये वाक्य मुझे हमेशा याद आता है, जिन्होंने कहा था कि जब बहुत ज्यादा अंधेरा होता है तभी सूरज निकलता है। तो ये चीज मुझे हमेशा हर घड़ी याद रहती है और मुझे काफी अच्छा महसूस होता है ये चीज सुनकर। और मैं आपसे भी यही कहना चाहूंगी कि आप सबके पास मेरे वो गुरु, आप सबके भी क्या गुरु हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपको उनसे यही प्रेरणा लेनी चाहिए आगे। तो मैं जानती हूँ कि ये बहुत ज्यादा नहीं है जो भी अभी तक मैंने प्राप्त किया है, और काफी लंबा रास्ता है जो मुझे अभी तय करना है, लेकिन मुझे ये यकीन है कि मेरे जो गुरु हैं वो हमेशा ही मेरे साथ खड़े हैं उस रास्ते में। उनका आशीर्वाद मेरे साथ है और वो मुझे सही दिशा का ज्ञान भी कराएंगे, इसलिए मुझे कभी भी अब घबराहट महसूस नहीं होती और मैं सहजता से अपना काम आगे करती रहती हूँ। मार्गदर्शन मेरे गुरु मुझे प्रदान करते ही रहते हैं। तो अगर मैं बात करूँ हिंदी की, तो हिंदी में आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो कि आपको हिंदी पढ़ने का मौका मिल रहा है, क्योंकि हिंदी से मेरा मानना है कि आपके व्यक्तित्व का भी निखार कर सकते हैं, आप अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं हिंदी से। आपको हिंदी से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर प्रकार का ज्ञान आपको हिंदी साहित्य से प्राप्त होता है। तो हिंदी में रोजगार के भी बहुत सारे अवसर हैं और संस्कारों का समावेशन भी आप में करती हैं। अगर रोजगारों की भी मैं बात करूं तो पत्रकारिता में जो मीडिया की फील्ड है बहुत ज्यादा विकल्प है हिंदी के। आप उच्च शिक्षा में भी जा सकते हो हिंदी से, अध्यापन कार्य में संलग्न हो सकते हो आप हिंदी से, कुल अनुवाद कार्य में भी आप हिंदी से कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, क्योंकि हिंदी विषय में जिनका गहनता होती है हिंदी विषय की, तो अनुवाद के क्षेत्र में काफी सारे विकल्प उनके लिए खुले रहते हैं। तो एक प्रकार से रोजगार बहुत सारे हैं आपके पास, विकल्प बहुत सारे हैं, आपको बस चुनाव करना है उसमें से। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि चुनाव आप तभी कर पाएंगे जब आपकी विषय पर पकड़ होगी। यानी कि जैसे अगर मैं उदाहरण दूं तो संबंधों को निभाने के लिए भावनाओं की गहराई बहुत आवश्यक होती है, तो इसी प्रकार से सफलता प्राप्त करने के लिए ज्ञान की गहराई बहुत जरूरी होती है। ज्ञान की गहराई जिस क्षेत्र विशेष में आप कुछ आगे करना चाहते हैं उसकी गहराई से आपको जानकारी होनी चाहिए, तो इसलिए बस गहराई से आपको पढ़ना है। आप मान सकते हो कि हिंदी एक सागर है जिसमें आपको गहराई तक गोता लगाना है, और आपको तो डूबने का भी डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतने अच्छे अध्यापक हैं जो आपका मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं। और मान के चल सकते हो कि ग्रेजुएशन आपका तैरना सिखा रही हैं आपकी अध्यापिकाएं आपको, मेरी भी वो अध्यापिकाएं हैं, उन्होंने ही मुझे तैरना सिखाया। और उसके बाद आगे भी आप उनके मार्गदर्शन लेते रहेंगे, उनसे जुड़े रहेंगे, तो किनारे तक भी वही आपको लेकर जाएंगे। तो बस यही कहना चाहूंगी, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। और ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी वाणी को मैं यही विराम देते हुए एक बार फिर से मैत्री कॉलेज का, अपनी सभी अध्यापिकाओं का धन्यवाद करना चाहूंगी। हृदय से आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पर अपने विचार प्रस्तुत करने का। कोई भूल हुई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा मैम। धन्यवाद। धन्यवाद कीर्ति, बड़ा अच्छा आपने बोला है, बड़ी अच्छी बातें आपने हमारी नई छात्राओं को बताई हैं, और हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। और मुझे पूरी आशा है कि आपके अनुभवों से हमारी वर्तमान छात्राएं भी जीवन में जरूर प्रेरित हुई होंगी और वो भी कुछ अच्छा करने की आगे प्रयास करेंगे। धन्यवाद कीर्ति। अब मैं अंत में डॉक्टर सुरेंद्र मैम से अनुरोध करती हूँ कि वे आज के हमारे वक्ता, श्रोता और दर्शकों का धन्यवाद ज्ञापित करें। डॉक्टर सुरेंद्र कौर मल्होत्रा मैम। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैडम डॉक्टर हरितमा चोपड़ा जी, आज की विद्वान वक्ता डॉक्टर यामिनी गौतम जी, मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है, मैम आ रही है आपकी आवाज बड़े अच्छे से सुन रहे हैं। हाँ, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैडम डॉक्टर हरितमा चोपड़ा जी, आज की विद्वान वक्ता डॉक्टर यामिनी गौतम जी, और ये हमारी भूतपूर्व छात्रा आज के इस प्रोग्राम में आमंत्रित कीर्ति जी, और आज की गूगल मीट के तकनीकी संयोजक डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह, हिंदी विभाग की सभी अध्यापिकाएं और गूगल मीट में शामिल सभी विद्यार्थीगण, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी हमने डॉक्टर यामिनी गौतम जी का इतना ज्ञान भरपूर जो है व्याख्यान सुना है, सरल भी, और जहाँ जहाँ संस्कृति की उन्होंने
संस्कृत की जो उन्होंने पंक्तियां बोली और उनको जिस तरह से उन्होंने स्पष्ट किया कि धर्म वास्तव में है क्या, धर्म की परिभाषा क्या है, मानव धर्म है क्या, सार्वकालिक धर्म क्या है, परमात्मा क्या है, परमात्मा प्रकाश है। और जो उन्होंने हमें समझाया कि धर्म तो असल में वही है जो मानवता का कल्याण करे, यही वास्तव में धर्म है। इतने अच्छे ढंग से, इतने प्रभावशाली ढंग से, इतने मूल्यवान विचार उन्होंने प्रस्तुत किए हैं और मैंने देखा है कि हमेशा ही उनका जो अध्ययन होता है बहुत ही गहन होता है। और आज की संकटमयी परिस्थितियों में दुबई से बैठ करके वो अपना कीमती समय दे करके हमारे विद्यार्थियों और हम सभी को, हम टीचर्स को भी, सभी को उनसे लाभ पहुंचता है जब वो अपना कोई भी व्याख्यान देती है। कई जो बातें हैं हमारे जहन में रहती हैं और समय समय पर हमें याद आता है और हम उनसे कई तरह की प्रेरणाएं भी लेते हैं। तो उन्होंने हमारे ज्ञान में इजाफा किया है। मैं तहे दिल से यामिनी गौतम जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतनी दूर से बैठ करके हमारे जो सभी स्टूडेंट्स हैं उनके ज्ञान में कई तरह से इजाफा किया है। और ये जो हमारी गूगल मीट का प्रोग्राम है ये तभी सफल हो पा रहा है, इसके लिए जो सारा श्रेय जाता है वो हमारी प्रिंसिपल मैडम डॉक्टर हरितमा चोपड़ा जी को। उनके ही मार्गदर्शन से, उनके सहयोग से इस अकादमिक क्षेत्र में भी इस संकट की घड़ी में जब हम एक दूसरे से नहीं मिल सकते, एक दूसरे के सामने बैठ नहीं सकते, लेकिन एक जरिया है ये जो है हमारा जो गूगल मीट का है या और भी कई जरिए जो हैं उनसे जुड़ने के कार्य में हम सफल हो रहे हैं। इसका सारा श्रेय जो है हमारी प्रिंसिपल डॉक्टर हरितमा चोपड़ा जी को जाता है और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें इस तरह से जोड़ के रखा हुआ है और हम अपना जो है अकादमिक कार्य भी पूरा कर रहे हैं और हमारे ज्ञान में भी कई तरह से जो है आगे जो है इजाफा हो रहा है। और जो आज की हमारी स्टूडेंट जो आपने आयोजित करी हैं कीर्ति जी, हमारी भूतपूर्व छात्रा, मैं उनके जो अपना आत्मविश्वास है उनको देख के वाकई में आज मैं बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, प्रभावित हुई हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं हमसे पढ़ के जब जाते हैं और ख़ास तौर पे जैसे वो हिंदी विभाग की टीचर्स की इतनी प्रशंसा कर रही हैं कि मैं पढ़ के गई और ये मेरा आत्मविश्वास उन्होंने बढ़ाया है और अब वो खुद जो है अध्यापन के कार्य में लगी हुई हैं। तो मैं उनका धन्यवाद भी करती हूँ कि वो यहाँ पर आई गूगल मीट में और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो सुन रहे थे उनको ज़रूर उनसे प्रेरणा मिली होगी। और हमें अपने इस तरह के विद्यार्थियों पर हमेशा ही गर्व है और हम चाहते हैं कि सभी विद्यार्थी इसी तरह से ही अपनी लगन से अपनी जो है पढ़ाई ख़त्म करके, अपनी ग्रेजुएशंस करके अपने मार्ग में सफल हों। और मैं कीर्ति जी को बहुत बहुत मुबारक भी देती हूँ और मेरी कामना है कि वो हर क्षेत्र में जो है सफल होंगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह जो हमारे इस गूगल मीट के तकनीकी संयोजक हैं, उनकी जो है हमेशा ही अहम भूमिका है हर तरह के प्रोग्राम में। मैं तो उनका जितना भी धन्यवाद करूं मुझे कम लगता है। वो सिर्फ अपने विभाग के कार्यों में ही जो है ना कार्यरत नहीं रहते। प्रिंसिपल मैडम उनको कोई काम कहीं, जब खुद भी कोई योजना बना लेते हैं, कोई खुद भी एक जो है ना कोई प्रोग्राम तैयार कर लेंगे और फिर पूरी लगन के साथ, पूरी तन्मयता के साथ उसको निभाने में जो है ना तत्पर रहेंगे और हमेशा जो कार्यक्रम होगा वो सफलता के साथ निभेगा। और आज की इस गूगल मीट को कंडक्ट करने के लिए भी मैं उनका जो है तहे दिल से मैं आभार भी प्रकट करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। और वो इसी तरह से आगे भी जो है इस तरह से सभी टीचर्स को, स्टूडेंट्स को बांधने में, इकट्ठा करके रखने में, उनका जो भी उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने में कार्यरत रहेंगे, ये मेरी कामना है। और अंत में मैं हिंदी विभाग की जितनी भी टीचर्स हैं, विशेष रूप से डॉक्टर अनीता, डॉक्टर अमिता, उनका धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस व्याख्यान का विशेष रूप से आयोजन किया और बहुत ही सफलतापूर्वक जो है ना ये वाला प्रोग्राम जो है संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए आप सबको, हिंदी विभाग की सभी टीचर्स को, अनीता जी को, अमिता जी को, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत मुबारक देती हूँ। और जो गूगल मीट में जुड़े हुए हमारे जितने भी श्रोता, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, और भी कई श्रोता होंगे, तो मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। और मुझे लगता है कि किसी ना किसी तरह से आज जो है ये सारा जो हमारा ज्ञान वर्धन जो व्याख्यान था जो यामिनी जी ने दिया और जो हमारी स्टूडेंट कीर्ति ने जो बोला, उससे उनको ज़रूर ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ज़रूर जो है फ़ायदा पहुँचा होगा।
और अब जो है ईश्वर से जो है ये कोरोना का संकट जो हमारे ऊपर चल रहा है उससे हमारे को वो जल्दी से मुक्त करें, हमारा जीवन फिर से जो है सामान्य हो, एक दूसरे के समक्ष मिल बैठकर फिर से हम उसी तरह से विचार विमर्श कर सकें, यह मेरी कामना है। और इसी के साथ जो है मैं एक बार अंत में फिर से आप सबको जो है धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद मैम। और एक चीज